जय हिंद। वेलकम टू जीनियस कैरियर पॉइंट। आज हम लोग इंडियन आर्मी के सिंपल पेपर सेकंड लेकर के आए हैं। फर्स्ट सिंपल पेपर आपको अपलोड कर दिया गया है, तो मॉडल सेट 2 है। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट स्वागत करता है, जितने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी देश के सेवा के लिए अपने तट पे संघर्ष करना, स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, वो सभी छात्र के लिए हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें सिंपल पेपर 2 में तो आप देखेंगे कि सिंपल पेपर 2 में हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन के साथ साथ हम लोग इसमें पूरा विस्तार भी करेंगे। तो चलिए हम लोग, अब टाइम ज्यादा हो गया इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन आपके लिए कि दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? तो ऑप्शन आपके है हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। तो ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही हो जाएगा। कौन महासागर है? प्रशांत महासागर है, जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है और अंटार्कटिक महासागर से दुगना है। अटलांटिक महासागर से क्या है? दुगना है। कौन? प्रशांत महासागर। अब हिंद महासागर में पूरे पृथ्वी के 20% हिस्सा, पूरे पृथ्वी के 20% हिस्सा पानी जो है वो कहाँ है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 20%। वहीं पे प्रशांत महासागर में पूरे पृथ्वी का 30% पानी है। पूरे पृथ्वी का 30% पानी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में कितना है? पूरे पृथ्वी का 20% है। और देखिए अरब सागर की क्या है प्रमुख बात? अरब सागर जो है से सिंध, कौन नदी? सिंध नदी। सिंध नदी वहां की प्रमुख नदी है। अरब सागर की प्रमुख नदी सिंध नदी, ताप्ती, और एक और नदी है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे आ गया है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही जवाब 6 वर्ष। राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, लेकिन वहीं पे विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, सीएम जी के अनुरोध पे, राज्यपाल के द्वारा, सीएम के अनुरोध पे राज्यपाल के द्वारा इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। 5 साल से पहले भी हम लोग भंग कर सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या बनती है कि आपातकाल के दौरान एक बार में 6 महीने बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय के नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले थे। तो इसमें आपको ऑप्शन है नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल सिंह। अच्छा, हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नगेंद्र सिंह। कौन है? नगेंद्र सिंह। भगत सिंह तो आप जानवे करते हैं, देश के, भारत की आजादी के लिए, देश के लिए वो अपने जान जैसे जोखिम में लगा दिए और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। इसी के शहीद पे आज हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। उस दिन भारत के 3 महान युवा को फांसी की सजा दी गई थी लाहौर हत्याकांड में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 जानते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 4 है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन है जो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस। ऑप्शन सी हो 10 दिसंबर। और ये बताइए 4 जुलाई, आप स्वामी विवेकानंद के नाम सुनते होंगे। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस
स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। 24 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। जबकि 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, कि मानव के मुख्य रूप से 5 अधिकार है, वो सभी अधिकार दिवस हम लोग कब से मनाते हैं? 10 दिसंबर से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। 5 में क्या करें कि भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन हीराकुंड, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है भाखड़ा नागल, बी ऑप्शन, भाखड़ा नागल। आप जानिए भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये हमारा देश की आजादी के बाद ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी 1948 में, और इस कार्य को संपन्न किया गया था 68 में, 1968 में शुरू किया गया था 1948 में, और पूरा ही काम कब हुआ? 1968 में। तो वही पूछ सकता है कि बताइए भाखड़ा नागल जो नदी घाटी परियोजना है ये शुरू किया गया 1948 में, और पूरा कब हुआ ये काम? 1968 में। अब भाखड़ा नागल किस बांध पे, किस नदी पे है? तो आपको बताना है सतलज नदी। कौन सा नदी? पूछ देता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? तो सतलज नदी। दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। अच्छा ये किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे, महानदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे? ऑप्शन है, क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो महानदी पे। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी घाटी कौन है? तो हीराकुंड है। ये लंबी बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। और ये किस नदी पर है? तो आपको बताना है कौन सा बांध नदी पे है? तो महानदी पे है ये। और महानदी पे कहां? ओडिशा में। पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहां है? तो ओडिशा में है। किस नदी पे? तो महानदी पे, और लंबा में आता है गिनती। अच्छा दामोदर घाटी किसके लिए? पनबिजली का नाम आप सुने हैं, इससे पानी से बिजली बनाया जाता है, पनबिजली के लिए प्रसिद्ध है, पनबिजली के लिए। दामोदर नदी घाटी का मुख्य जो उद्देश्य है पनबिजली का था। और 21 नदी पे? दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 6 में सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश के कौन सा जिले में है अगर पूछ दिया तो आपको रायसेन, रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के किस जिला में है सांची का स्तूप? रायसेन में। अच्छा सांची का स्तूप क्या है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल कौन है? तो स्तूप है। जैसे हिंदू के पवित्र स्थल मंदिर होता है भाई, मुस्लिम के पवित्र स्थल मस्जिद होता है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल जो होता है स्तूप होता है, मंडप होता है। और ये जो है सांची का स्तूप बताया जा रहा है कि ये करीब करीब इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुई थी। सांची का, अच्छा सांची पूछेगा सांची का स्तूप का निर्माण कब हुआ था? तो 3री शताब्दी में, ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस जिला में? तो रायसेन जिला में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और ये बेतवा नदी के तट पे है। ये सांची का स्तूप है जो कौन नदी के तट पे? बेतवा नदी। कौन नदी के तट पे है? बेतवा नदी के तट पे। और एक और ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? जनसंख्या सर्वाधिक भारत के किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश के। बिहार तो आप जानते हैं पटना की राजधानी है। बिहार में बहुत सारे इतिहास है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति हमारी बिहार में हुई थी। यहीं के प्रकृति को चीर देने वाला दशरथ मांझी पैदा लिए, बिहार के ही हैं। बिहार का तो बिहार के ही गमछा वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार के बहुत सारे उसे इतिहास में आ जाएंगे बात। तो अब आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में क्या कहता है? ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा, नियत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या जागृत नागरिक से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। किस शिक्षा से? प्रौढ़ शिक्षा से। कौन?
ईच वन टीच वन कार्यक्रम, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। देखिए भारत में बहुत प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे नरेगा, तो भाई नरेगा रोजगार से संबंधित है, मनरेगा तो रोजगार से संबंधित है। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे मोदी जी के भी बहुत सारे योजना है, उज्ज्वला योजना तो गैस से संबंधित है। इस प्रकार के बहुत सारे योजना चलाए जाते हैं भारत में। अच्छा, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1955, 1971, 1962 या 1972? इसका सही ऑप्शन 1972। अब जानिए, देखिए भारत और पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 का अलग हुआ। किस योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। ठीक हमारा आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा टकराव चलते रहे, लेकिन पाकिस्तान भी दो भागों में बटा हुआ था, करीब पूरी तरीके से बटा हुआ नहीं था, लेकिन एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ 1971 में, 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, जिसको बांग्लादेश आज हम लोग बोलते हैं, तो बांग्लादेश से 10,000, कितना 10,000 शरणार्थी भारत आ गए। तो इससे लगा पाकिस्तान को कि भारत बांग्लादेश को सहायता कर रहा है। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे भारत पे अटैक कर दिए 1961 में, 71 में, 1971 में भारत पे आक्रमण सबसे पहले कौन किया? पाकिस्तान के लोग किए। उसी के समय कुलदीप सिंह चांचड़ अपना पूरे हैसियत दिखा दिया था इसे। अब आगे यही जानिए कि जब लड़ाई हुआ तो इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, सोचा रहे भारत के प्रधानमंत्री महिला है और महिला कमजोर होती है, तो इसे पता नहीं था कहानी की यही तो होता है भाई, झांसी की रानी, भारत की थी झांसी की रानी, अकेले अपने दम पे पूरा अंग्रेज को घुटने टिका दी थी। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी। और ये क्या किया कि इधर से भी आंदोलन शुरू हो गया, भारत की ओर से तैयारी शुरू हो गई और 90,000 सैनिक पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिए। भारत की कमांडेड सैनिक को पाकिस्तान के 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए 1971 में। इसी को लेकर के, ये दोनों के लेकर के शिमला में एक संधि हुआ, एक समझौता हुआ 1972 में। किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी और अली भट्टो के बीच। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे अली भट्टो, उन दोनों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। उस समझौता का नाम पड़ गया शिमला समझौता। और शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। और 1971 में बंगाल की स्वतंत्रता मिली, सृजन हुआ। बंगाल के सृजन कब हुआ? 1971 में। या बंगाल की स्वतंत्र कब मिला? अच्छा, बंगाल के बोले, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में। या बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 में हो गया। 1962 में भारत और पाक के बीच चीन हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच भी चीन युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। महानदी कहां से निकलती है? तो देखिए बाबू, महानदी कहां से निकलती है तो आपको समझना है, रायपुर, पटना, उज्जैन, देहरादून। कहां से निकलती है? इसका सही ऑप्शन रायपुर से। कहां से निकलती है? रायपुर से निकलती है। पटना, आप तो जानते हैं कि मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसी को आज हम लोग पटना बोलते हैं। उज्जैन महाकाल के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, महाकाल जो है उज्जैन में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ बंकिम चंद्र लिखी थी, या अबुल फजल, या कालिदास, या शरद चंद्र चटर्जी? ये कौन लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन जो है बंकिम चंद्र। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ के। अच्छा, अब्दुल फजल क्या लिखा था? तो अब्दुल फजल जो है अकबरनामा लिखा था।
अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अब अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आइन ए अकबरी के भी लेखक है। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अच्छा, कालिदास किसका लेखक है? मेघदूत के। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। अब अगला क्वेश्चन 11 में वही पूछ दिया कि मेघदूत के लेखक कौन है, तो आप मार दीजिएगा कालिदास। अब यहां से ये चलना है, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। अब यहां ऑप्शन में देखते हैं, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो कालिदास है जो मेघदूत के लेखक हो गए। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरि दास। नरहरि दास। अब यहाँ पे कौटिल्य जानिए। कौटिल्य जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश, मौर्य वंश के स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वही चाणक्य की सहायता से। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। चाणक्य, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक। तो चाणक्य जो थे मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे। मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य वंश के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। और ये कौन सी पुस्तक लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखता था। चाणक्य जो था यह विश्व कन्या तैयार करते थे। चाणक्य क्या तैयार करते थे? विश्व कन्या। विश्व कन्या क्या होता था कि छोटे छोटे लड़कियों को ही चाणक्य पहचान लेता था कि आगे चल के ना बहुत खूबसूरत होने वाली है, और उसे नमक कम दे करके उसे विष के समान बनाती थी। और अगर कोई पुरुष को वह काट लेता था तो उस हिसाब से वह उसकी मृत्यु हो जाती थी कुछ दिन में। तो ये ज्यादातर युद्ध जो जीते हैं ये विश्व कन्या की सहायता से ही जीते हैं। तो चाणक्य जो था इसमें। और इस देखिए मौर्य वंश से और पूछा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्कस निकेटर से लड़ाई लड़ा था। सिकंदर के सेनापति सेल्कस निकेटर्स था। सिकंदर के सेनापति कौन था? सेल्कस निकेटर, जिससे युद्ध किया था। ये कब किया था युद्ध? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के पास लड़ाई हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत गया था और सेल्कस निकेटर्स हार गया था। जब सेल्कस निकेटर्स हारने लगा था तो अपना बेटी के आगे कर दिया था। तो कोई भी पहले राजा हारता था ना, तो पहले अपना बेटी के आगे करता था, जाओ तू जाओ, ताकि वो लुभा करके अटैचमेंट हो जाए, उसमें बस जाए, अब उसको दिले में बसा ले। तो इस हिसाब से उसके एक सेल्कस निकेटर्स एक बेटी थी जिसका नाम था क्या? कॉर्नेलिया नाम था। तो जब चंद्रगुप्त लड़ाई में गया वहां पर ही तो देखा कि अरे बहुत सुंदर है, लड़ाई नहीं लड़ने से मना कर दिया और उससे विवाह करने की फरियाद रख दी। तो बोला कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, इससे हम ये लड़की हमें पसंद आ गई, इससे हम ब्याह करेंगे। ठीक है, यही तो हम चाह रहे थे, और ब्याह हो जाए। तो इसको ब्याह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य को कॉर्नेलिया के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसे 500 हाथी उपहार में दिए, और सेल्यूकस निकेटर्स दहेज में काबुल, किरात, ईरान, मकरान ये 4 राज्य जो है इसे सौंप दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब सौंप देता है तो यहां से सेल्यूकस निकेटर्स को विश्वास नहीं होता है कि हमारी बेटी को ही रख पाएगा नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए मेगास्थनीज को भेजा था देख रेख के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कि सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपको बताना है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल को जो सबसे बड़ा ग्रह है यह बृहस्पति है। आकृति के हिसाब से बड़ा कौन है? बृहस्पति। आकृति के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? तो बुध। सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पे। हम लोग कौन सा ग्रह पे? पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। इस सबसे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो भाई अध्यक्ष लोकसभा तो संसद के हिस्सा है, अब कौन नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश जो है इसे नहीं है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश न्याय का हिस्सा है। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई जो है वह कहां लड़ी थी? आप मलाया में, कलिंग में, कोची में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा
कलिंग। अशोक भी मौर्य वंश का सम्राट राजा था, मौर्य वंश का राजा अशोक। अशोक कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अशोक जो है कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में इतना हिंसा हुआ, इतना मार काट हुआ कि इससे यह रास्ता छोड़ करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म के। और ये अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र और पुत्री, पुत्र के नाम महेंद्र और पुत्री के नाम संघमित्रा, दोनों के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और श्रीलंका में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अशोक जो है अपने बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा गया था। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे। अब आगे क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 कराए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 563, 472 और 627 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। अगर जिससे नहीं भी समझ में आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो किसी के भी प्रॉब्लम हो अगर कहानी में तो आप बताएंगे, या कोई प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह जाए तो उसमें भी आप बताएंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बानी नामक स्थान। कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बानी नामक स्थान। लुम्बानी नामक स्थान नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। लुम्बानी नामक स्थान नेपाल में पड़ता है। और जब जन्म उसका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इसकी विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी, बाल विवाह हुआ था इसका। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया। इससे एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध से एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था राहुल। ये क्या हुआ कि राजघराने के थे गौतम बुद्ध। एक बार घूमने के लिए रास्ते में निकले, 4-5 जगह पे गए तो देखे 4 प्रकार के दृश्य दिखाई दिया कि लोग, अरे भाई जन्म लेता है तो मरता है, जन्म लेता है तो लोगों से तड़पता है, जन्म लेता है तो बूढ़ा होता है। ये सब दृश्यों को देख करके इन मन में सवाल आया और उस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए ये सोचे इस सवाल का उत्तर तो मिल नहीं पाएगा कि हमें जन्म काहे हुआ, हम मृत्यु क्यों होता है, हम रोगों से क्यों पीड़ित होते हैं, हम बड़ा क्यों होते हैं। ये सभी सवालों के उत्तर पाने के लिए वो गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष के? 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्यागते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्यागने को महाभिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में गृह त्यागने को महाभिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिष्क्रमण। गौतम बुद्ध गृह कब त्यागे थे? घर कब त्यागे थे? 29 वर्ष की उम्र में त्याग दिए थे। और सबसे पहले एक गुरु से मिले थे जिसका नाम था अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध का पहला गुरु का नाम अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे। उसके बाद क्या हुआ? आते आते इनका सवाल का उत्तर नहीं मिला, राजगिरी गए, सबसे बड़ा विद्यालय जो था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय गए, वहां भी इनका सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया। तो लास्ट में हमारी एक नदी है बिहार में बहती नदी है। उस नदी का नाम है निरंजना नदी। निरंजना नदी के ठीक तट पे पीपल ब्रिज के नीचे वो बैठ करके तप करने लगे। और तप करने के बाद उनको 35 वर्ष की उम्र में, लगभग 36 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह आज स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोध गया में गौतम बुद्ध का पीपल ब्रिज के नीचे किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है आपको कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल धड़कता है, मतलब एक व्यस्त आदमी के है जो एक स्वस्थ आदमी के कितना बार दिल धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार धड़कता है। अच्छा, मस्तिष्क का कार्य क्या है? हमारा जो मस्तिष्क का कार्य क्या? ऑप्शन में आपको सोचना, शारीरिक को संतुलन बनाए रखना, या दोनों, या इनमें से केवल ये होगा। तो देखिए, हमारा दिमाग का जो पहला काम है वो सोचना। क्या काम है? सोचना। ये भी सही है। शरीर का काम, मस्तिष्क का काम है पूरे शरीर का संतुलन बनाए, कंट्रोल करके रखना कि भोजन कैसे आएगा, कहां जाना है, पानी आ रहा है तो कहां जाना है,
या मान लिया जाए कि हमें कहाँ जाना है अभी, तो ये सब चीज का कंट्रोल जो करने का काम करता है ये मास्तिका करती है। तो मास्तिका के कार्य ही जो है वह शरीर को संतुलन बनाए रखना और सोचना। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 जाते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि रक्त से शुद्ध होता है। अच्छा, फेफड़े, हृदय, गुर्दा, ये इनमें सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें सभी हो जाएंगे। फिर कहता है कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग, तापमान दिखाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आपको लेड, पारा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तापमान को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पारा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है, क्योंकि देखिए थर्मामीटर में ना पारा भरल होता है और एक ही ऐसा धातु है पारा। कौन धातु? पारा, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। एक ही धातु है पारा जो कमरे के ताप पे किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको हर क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है। हमें स्ट्रगल करते जाना है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। कि आर्मी है तो आर्मी बहुत बड़ा हार्ड नौकरी होता है, एसएससी, बैंक क्लर्क या बिहार पुलिस हार्ड होता है। कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं, जो दिल से लड़ता है उसके लिए सब चीजें इजी होती है। तो ऐसे भी पढ़ाई भी जो इसे दिल की चीज का है, आप लगन से कार्य करेंगे तो बहुत जल्द आपका जॉब लगेगा। ये हम लोग को शुभकामनाएं है। कहता है इनमें से किस जानवरों का समूह का जो खून है ठंडा होता है? कौन सा जानवर को जो है खून ठंडा होता है? तो आपको ऑप्शन में है क्रो, केचुआ, मेढक। बी में मेढक, क्रो, व्हेल, भील, भेल समझते मछली, फिर पेंगुइन, सेलमेंडर, बंदर, रोहू, मेढक, कोबरा। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है। रोहू, मेढक, कोबरा का जो खून होता है एकदम ठंडा होता है। रोहू का भी, मेढक का भी और कोबरा का भी, तीनों का जो खून होता है क्या होता है? ठंडा होता है। अब अगला क्वेश्चन में आपको आना है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है। ऑप्शन आपके देख रहे हैं, चारों देख लें आप पहले। चंद्रमा, जैसे मून जो होता है, मून तो जान ही रहे, मून जो होता है सन और अर्थ के मतलब पृथ्वी के बीच चलाता है। चंद्रमा यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चलाएगा तो हमें सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। अब आगे है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो कांच, कागज, तांबा या पानी। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, सी सही, तांबा। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो इसमें से तांबा है जो बिजली का अच्छा सुचालक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण तो होता है रतौंधिया। विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधिया विटामिन ए के कमी कारण होता है। विटामिन बी के कमी कारण बेरी बेरी रोग होता है। कौन रोग? बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी कारण होता है अस्कार्बी रोग। अस्कार्बी रोग विटामिन बी के कमी, सी के कमी कारण, और डी के कमी होता है रिकेटस। रिकेटस, रिकेटस जो होता है विटामिन डी के कमी कारण होता है। विटामिन डी के कमी के कारण ही जो दांते होते हैं जो सड़ना शुरू कर देता है। और अस्कार्बी सी, अब देखिए विटामिन ए जो है आपको पपीता उपीता में भी मिल जाएगा। अब विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। अब 24 में एटीपी क्या है? ऑप्शन देख लें आप, एडिल ट्राई फास्फेट। ऑप्शन बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
इनमें से कौन सा नियम, इसमें कौन सा नियम, इनमें से कौन सा नियम जो है अस्टेंट हाइकल द्वारा दिए गए? हाइकल का इसमें कौन सा नियम है? ऑप्शन आप देख लीजिए, वंशगणित का नियम, बायोजेनेटिक का नियम, प्रवृत्ति या पृथक्करण का नियम। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो बी है। बायोजेनेटिक का नियम जो है हाइकल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हाइकल द्वारा। बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री। तो बर्फ जो पिघलना शुरू करता है कितना? 0 डिग्री टेम्परेचर पे। कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है पिघलना शुरू कर देता है। अब पानी का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम घनत्व भी पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पर तो पानी उबलना शुरू कर देता है और जमना 0 डिग्री पर शुरू कर देता है। पिघलना भी 0 डिग्री पर और गलना भी, जमना भी 0 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 27, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है नस में, मूत्र में, रक्त में, एड्स में, किस में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन जो इसका है वो कौन है आपके लिए? रक्त में। हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। लोहा जो है लौह किस में पाया जाता है? आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। मतलब हिंदी बोले तो लोहा पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? लोहा। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए परमाणु जो होता है वह 3 मौलिक कणों से मिलकर बनता है। परमाणु कितना मौलिक कणों से? 3 मौलिक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। परमाणु 3 कणों से, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है और ये उदासीन होता है। आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहता है। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। Z बराबर P बराबर E। ठीक है, न्यूट्रॉन आगे पीछे होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान पता लग जाएगा। आगे, पारे में मिले हुए धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्राद धातु मिश्रण, मिश्र धातु, पारा नमक या विलयन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए। अब देखिए विलय क्या होता है? तो विलायक प्लस विलय मिलकर के बनता है विलयन। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो विलेय। जो मिल जाए विलेय, मिला ले विलायक। जैसे मान लिया जाए ये पानी है और ये पानी इतना, अगर इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे तो इस नमक में आपको क्या होगा? नमक इसमें घुल जाएगा कि पानी में, नमक में पानी घुलेगा। तो पानी में नमक घुलेगा तो पानी विलायक हो गया, जबकि नमक क्या हो गया? विलय हो गया। अब विलय विलायक से बनता है विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मन में सपने बड़े होते हैं, पूरे करने के इरादे कड़े होते हैं। छोटे मन में जो सपने होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन पूरे करने के इरादे भी कड़े होते हैं। तो आपको हर इरादे को पूरा करना है, हर कर्तव्य को पूरा करना है। तो अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NH4Cl, NH4Cl2, NHCl2, NH4Cl4। तो इसका सही ऑप्शन NH4Cl। लोहे में जंग लगना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक या बायोकेमिकल परिवर्तन या विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन जो है लोहा में जंग लगना रासायनिक बदलाव कहलाता है। हम भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव में फर्क समझेंगे। पानी से बर्फ बनाना, फिर बर्फ से पानी बना लेना। पानी से पहले बर्फ बना ली, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, फिर बर्फ से चाहे तो पानी बना सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, जिसको दोबारा हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, लौट आ सकते हैं। तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। और जैसे भोजन के पचना, हम लोग खा लिए, भोजन पच गया, तो भोजन के पचना जो है रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया।
अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है? आपका सही जवाब एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है। लार में एंजाइम पाया जाता है, तिलहन चीज में वसा ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन तो आपको दाल में ज्यादा पाया जाता है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। अब यहाँ पे अभी तो क्वेश्चन हम लोग चले कि कौन सा मौलिक कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो हम लोग को पता था कि परमाणु का जो गठन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कौन बच रहा है? तो न्यूट्रॉन। ऑप्शन आपका ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से एक यौगिक नहीं है। कौन है यौगिक? वायु, स्टील, पानी, पीतल। कौन यौगिक नहीं है? तो हवा जो है एक यौगिक नहीं है। तो आपको आगे ध्यान रखना है। इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन आता है, हम लोग फिर मैथ का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने स्क्रीन पे कि 2 - 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 - 2 हो जाएगा भाई। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ऑप्शन आपका कौन सही? ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में क्या कह रहा है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री दे रहे हैं। तो तीसरा कोण निकालना है। तो तीसरा कोण को क्या मान लीजिए आप? x मान लीजिए। अब देखिए हमको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि आपको कोण ए कितना दे दिया? 30 डिग्री। कोण बी कितना है? 105 डिग्री। और कोण सी को हम लोग x माने थे। जो नहीं पता उसको क्या मानते हम लोग मैथ में? x। मैथ तो मान कर चलता है और साइंस हमें जान के चलता है। इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको पढ़ते समय। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 35 और प्लस x बराबर कितना? 180 डिग्री। अब यहां से ये समझना है x बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। अगर उधर चल जाएगा तो माइनस 135 डिग्री। घटाएंगे तो कितना पता लग जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। और ऐसे भी शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे? दो कोण दे ले, तीसरा कोण पूछ रहा है तो दोनों के जोड़ करके 180 में से घटा देंगे सीधा सीधे। अब आगे कह रहा है 45 का मतलब गुना 45 का 7/9 कितना होगा? क्या होगा? तो 9 पचे 45। तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 5 गुने 7 तो 7 पचे 35। क्या होगा? 35 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? तो भाई 39 ये कह रहा है कि 0.4z -3 बराबर -7/5। देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो 4z/10 बराबर -7/5। अगर हम उधर भेज देते हैं जातीय एक तरफ तो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं तो नीचे 5, यहाँ -7, अब भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो नीचे लेंगे तो 1 और 5 दिया 15। घटाएंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 5। और इधर कितना था? 4z/10, 4z/10। 5 दूनी 10, 4 दूनी ऊपर ऊपर काट रहा, नीचे नीचे काट, 4 दूनी 8। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो z का मान हमें कितना पता लग जाएगा? 2 दूनी 4। z का मान कितना है? 4। तो हमको इसका मान बताना है। किसका मान बताना है आपको? तो z यहां पे है 1.5z प्लस 9। z का मान 4 रहने दीजिए। 1.5 गुने z कितना है? 4 प्लस 9। यहां पे देखिए 1.5 गुने 4 करेंगे, 1.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 6 आ जाएगा। और प्लस 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। ब्रैकेट है तो 15 चौको 60। आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए नन ऑफ क्या हो गया? दीज हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये लास्ट पेज है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या है कि एक आयत है। एक क्या है? आयत है जिसकी लंबाई 300 मीटर। कितना है? 300 मीटर लंबाई है
और 200 मीटर चौड़ाई है। एक आयत की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 300 मीटर और गुने चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। अब देखिए शॉर्ट गुना करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो 3 दूनी 6 कर देंगे, और क्या जीरो, 2 जीरो इधर और 2 जीरो तो बिठा दिए, कितना जीरो? 4 जीरो। मीटर मीटर गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपके साथ? अगला क्वेश्चन है कहता है कि यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप याद देखो फार्मूला रखिएगा, एम डी बराबर एम डी। तो एम आदमी कितना है? 8। 8 पुरुष एक काम को कितना दिन में? 15 दिन में। तो 20 आदमी कितना दिन में करेंगे? तो इसको बट्टा में लेकर चलाते हैं, तो 8 गुने 15 और बट्टा 20 बराबर डी। तो देखिए 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, 5 तिया काटेंगे तो 15, 3 दूनी 6 दिन में। तो 6 दिन आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज लगेगा इसमें। अब 4.21 का हटाना है, मान फ्रैक्शन में इसको बताना है, तो 4 2 1 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना? पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, तो 421 बटा 100 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? तो लघुत्तम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और गुना करेंगे तो 2, और 4 से 4 में भाग दिए तो 1, और गुना किए तो 1, जोड़ दिए तो कितना? 3/4। ऑप्शन ए सही हो गया। अब आगे क्या कर रहा है कि 0.0036 का वर्गमूल बताइए। तो भाई इसको रूट में रहने दीजिए, 36 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो। 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपको पता है 6 होता है, और इतना का वर्गमूल देखिए कितना निकलेगा? 100 हो जाएगा। भागा देंगे तो 0.06 आ जाएगा, 0.06। ऑप्शन ए सही हो गया। अब आना है कितना नंबर क्वेश्चन में? 45 में। कह रहा एक वर्ग का परिधि जो है, वर्ग देखिए चारों भुज आपस में बराबर होती है, और एक वर्ग का जो परिधि दिया हुआ है, एक वर्ग का परिधि 1000 है, 1000 सेमी है। एक वर्ग का परिधि 1000 सेमी, तो उस वर्ग की भुजा कितना होगा? तो हमको पता है कि वर्ग का परिधि का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिधि 1000 दे ले, अब बराबर 4 गुने भुजा। तो 4 से 1000 के काटेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। मतलब हमको भुजा कितना पता लग गया? 250 पता लग गया, 250 सेमी हो जाएगा। अब बोला 31/4 को घंटा में बदले तो घंटा से मिनट में बदले, तो घंटा से मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा? काटेंगे तो 15। अब 31 गुने 15 करेंगे, तो 31 गुने 15 करेंगे तो हमको ऑप्शन कितना लगे? 465 के आसपास, 465 पता लगेगा। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन इसका। अब क्वेश्चन नंबर आपको 46 देखना है। 46 में क्या देखेंगे आप? x + 4 और x + 5 को गुना करना है। तो ध्यान देना कि ये देखिए दोनों में गुना होगा, ये देखिए दोनों में गुना होगा, और फिर ये देखिए दोनों में गुना होगा। तो पहले ये दोनों के गुना करते, x से x गुना करेंगे तो x²। अगला क्या जाएगा तो कितना? 1 और 5 गुना करेंगे तो 5x। अब यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x। यहां से गुना करेंगे तो 5 को 20। अब देखिए जाती है तो जोड़ दीजिए, तो 5 और 4 कितना होता है? 9x, और प्लस कितना? 20 हो गया। ऑप्शन आपका कौन? डी मैच कर रहा है। अड़तालीस में औसत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में क्या? औसत का फार्मूला हम लोग पहले जानते हैं। औसत के फार्मूला होता है संख्याओं का योग
योग बटा संख्या। तो देखिए संख्या कितना दे, संख्या औसत कितना दे रहा है, तो इतना संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत की जगह पे हम 25 रख दिए। संख्या कितना है 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 1। अब बट आप गिनिए सबको 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया नीचे 6 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 जगह कितना हो जाता है 150, इसको जोड़िए 40 और 10 50 50 25 75 75 75 और 20 95 95 और 35 कितना हो जाएगा 130। 130 प्लस 1 इधर लेके चलाएंगे तो 150 में से 130 चल जाएगा तो कितना पता लगेगा 20 पता। x का मान हमसे पूछ रहा था तो 20 हो गया। अब क्वेश्चन 49 आई, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 49 में क्या कर रहा है 81 गुने 81, तो 81 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब प्लस 68 गुने 68, तो 68 का स्क्वायर कर दी। अब माइनस 2 गुने 81 गुने 68, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला है। तो a कितना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला, तो a कितना है 81 और माइनस कितना b है 68, इसका स्क्वायर कर देंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। या फिर इसको आप गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, दोनों के जोड़ करके फिर इसको गुना करके घटा देना आएगा 69। अच्छा वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा गुने भुजा मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ये आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब हम लोग जो क्लास है इसका 3 सैंपल पेपर लेके आएंगे और उसके बाद 2 दिन के ठीक बाद आपको हम बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे, हमको पूरी प्रकार से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जय हिंद, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।